दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। एग्ज़ाम सारे अच्छे रहो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपको मेरा केमिस्ट्री का पर्सनल रोड मैप चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। तो मैं केमिस्ट्री का रोड मैप लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में। मेरा पर्सनल रोड मैप जो मैं फॉलो करने वाला हूँ इस 7 डेज में। एंड सिर्फ मेरा रोड मैप, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आए हैं। मैंने क्योंकि पेपर एनालिस्ट किए लास्ट 6 to 7 ईयर्स के, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। एंड कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और सिर्फ अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं आप तो सिर्फ पास हो जाएंगे। एंड 9+ CGPA लाना है तो उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो बस आप बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। और जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको तो गलती से भी मत छोड़िएगा। और ये रोड मैप फॉलो करोगे तो भी गारंटी है कि आप 9+ CGPA ला पाओगे। और अगर ये नहीं फॉलो कर रहे हो, अपना बनाओगे, तो भी जो टॉपिक्स बताऊंगा उनको जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। और रोड मैप भले पर्सनल बनाओ, AMD टाइपिंग के साथ बनाना, क्योंकि हो सकता है आपको कोई टॉपिक ईजी लगे, कोई डिफिकल्ट लगे आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक्स बताऊंगा उनको मिस आउट मत करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस चैप्टर का वेटेज कितना है। देन उसके बाद मैं आपको मेरा रोड मैप दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और वेटेज इसलिए बताऊंगा ताकि अगर आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंगली उसमें कि कौन सा चैप्टर आपको करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। एंड वेटेज जो है मैंने 6-7 ईयर्स के लास्ट जो 6-7 ईयर्स के पेपर है उनको एनालिसिस करके निकाला है कि अप टू इतने मार्क्स का जो है पर्टिकुलर यूनिट्स आती है। तो यूनिट वाइज वेटेज भी बताया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं आपको। एंड ये जो है उन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज हार्डनेस। हार्डनेस की डेफिनेशन जो है ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। व्हाट इज हार्डनेस, डिफाइन हार्डनेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस या शॉर्ट नोट ऑन हार्डनेस, ठीक है, डेफिनेशन है। और ये 3-4 बार देखने मिला है मुझे लास्ट 6 to 7 ईयर्स में। तो ये इसलिए डबल स्टार लगा इस पे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, ठीक है। देन यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड देयर रिलेशंस, हार्डनेस के यूनिट्स और उनके रिलेशन। अब यूनिट में आपको 5 यूनिट के सिर्फ नाम नहीं लिखने कि ppm, mg पर लीटर और डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सिर्फ नाम नहीं लिखना, उनकी डेफिनेशंस लिखनी है कि मिलीग्राम पर लीटर जो है उसको डिफाइन करके लिखना है आपको कि दैट 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसा करके, ठीक है। तो यूनिट्स लिखनी है। देन उनके रिलेशंस लिखने हैं। रिलेशन कैसे कि दैट 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर और फिर डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच का रिलेशन, ऐसे करके उनके रिलेशंस लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे 3 से 4 बार ये भी देखने को मिला है लास्ट 6 to 7 ईयर्स में। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप मिस आउट मत करना, ओके। देन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस या ADDA मेथड। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस में जो है 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आ सकता है थ्योरी या तो आ सकता है अपना न्यूमेरिकल। थ्योरी के हिसाब से थ्योरी में आपसे वो बोल सकता है या तो सीधे बोलेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस को जो है एक्सप्लेन करो, है ना, या फिर बोलेगा कि EDTA मेथड बताओ हार्डनेस की, या बोलेगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री मेथड बताओ, ओके, या फिर बोलेगा कि प्रैक्टिकली हार्डनेस कैसे निकालते हो। इन 3-4-5 तरीके से वो आपसे जो है सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपको थ्योरी में अगर आ रहा है तो आपको लिखना है जो आपने एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किया हार्डनेस निकालने का, उसकी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। एंड अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको प्रोसेस पता है, जो यूनिटरी मेथड से हम निकालते हैं वैसे निकालना है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन व्हाट इज अल्केनिटी, अल्केनिटी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये सब जो है शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। ये भी मैंने 6-7 ईयर्स के पेपर में जो एनालिसिस किया है उस हिसाब से अल्केनिटी का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। देन अल्केनिटी का क्वेश्चन आया है बट न्यूमेरिकल ज्यादा देखने मिले, जो कि मैं बताऊंगा आपको आगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्केनिटी वो ये नेक्स्ट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्केनिटी में भी 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं सेम, एक थ्योरी और एक अपना न्यूमेरिकल। थ्योरी में वही अगर आपसे या तो एसिड बेस टाइट्रेशन की वो पूछ लेगा प्रोसेस तो भी वही बात है, और अगर अल्केनिटी निकालने की डिटर्मिनेशन पूछ रहा है तो भी सेम बात है, जो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसकी थ्योरी लिखनी है। और न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आपको पता है कैसे निकालना है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर करके निकालना होता है, वैसे आप निकालोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसके ज्यादा देखने मिले हार्डनेस के कंपैरिजन में, हार्डनेस के न्यूमेरिकल इतने नहीं देखने मिले जितने अल्केनिटी के देखने मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हार्डनेस। व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस? तो डिग्री ऑफ हार्डनेस मतलब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों यूज करते हैं एज अ डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्डिंग चेंज कर देगा, या तो सिर्फ बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों यूज करते हैं, या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफाइन करो। सो आपको उसमें उसका रीजन लिखना है, जो 2 रीजन होते हैं वो रीजन लिखना है, ठीक है। एंड
यूनिट 1 यहाँ पे खत्म हो गई। वैसे तो यूनिट 1 में और भी टॉपिक्स है, स्टार्टिंग में सोर्सेस ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, वो सब मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार बस पढ़ लेना, बाकी तो आप उसको मन से लिख सकते हो कि उन पे क्वेश्चंस देखने नहीं मिले 6 to 7 ईयर्स में, लेकिन अभी आरजीपी का पैटर्न चेंज हो रहा है तो हो भी सकता है उस पर क्वेश्चन देखने मिले, बट अभी तक तो नहीं देखने मिले। तो उसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना और जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे इनको अच्छे से कर लेना। ओके, एंड एक और चीज, जो हार्डनेस का जो न्यूमेरिकल है, इस पर क्वेश्चन मुझे पास्ट 6 to 7 ईयर्स में तो देखने को सिर्फ एक बार मिला है, लेकिन मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि इस ईयर जो है आपको डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस का न्यूमेरिकल मिलेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस का न्यूमेरिकल मिस मत करना। भले यहाँ मैंने स्टार नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस का न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि लास्ट 6 to 7 ईयर्स में वो सिर्फ एक बार आया, तो इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है वाटर। यूनिट 2 में वाटर सॉफ्टनिंग की डेफिनेशन आ सकती है आपसे कि व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग। ओके, आपको उसके वाटर सॉफ्टनिंग की मेथड्स के नाम पूछ सकता है सिर्फ। ओके, मतलब शॉर्ट नोट में, तो वो भी लिखने, वो आ सकता है लिखने को। देन जो वो तीनों मेथड होती है, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड और लाइम सोडा मेथड, ये तीनों मेथड्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स, इनके केमिकल रिएक्शंस, और जो जिन दो में बेड वो हो जाता है एग्जॉस्ट, उसमें बेड की रीजनरेशन की मेथड भी, मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह वो सब भी लिखनी है आपको। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो है जियोलाइट जो है लिखने मिली है, बट थोड़ी कम मिली है कंपेयर करो तो। अगर आप आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा जो है ज्यादा देखने को मिली है, 3 to 4 टाइम्स देखने मिली है मुझे। ओके, जिन पे भी स्टार लगा है वो सब मुझे 2 से 3 बार तो देखने मिला है एटलीस्ट, इसलिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लाइम सोडा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इसको मिस आउट मत करना। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है बाकी दोनों मेथड का देखने नहीं मिला है, लाइम सोडा का देखने मिला है। ठीक है, लेकिन मुझे इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइम सोडा का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल के चांसेस कम है, लेकिन लाइम सोडा जो है आपको मेथड में आ सकती है शॉर्ट नोट में, तो वो कर लेना। ठीक है, देन बॉयलर, ये जो कॉस्टिक एम्बेटलमेंट, बॉयलर कोरोजन, ये सब है, ये बॉयलर ट्रबल्स है। तो बॉयलर ट्रबल की आपको लिखने को आ सकती है व्हाट इज बॉयलर ट्रबल। ठीक है, वो भी आ सकती है, लेकिन मुझे 6 to 7 ईयर्स में देखने को नहीं मिला है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है वो बॉयलर ट्रबल की डेफिनेशन वगैरह, है ना। देन कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे लिखे जो जिनमें क्वेश्चन देखने मिला है, कॉस्टिक एम्बेटलमेंट, बॉयलर कोरोजन, स्केल एंड स्लज एंड प्रेमिनियन फॉर्मिंग, इन सब पे मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए इन लोगों को मैंने यहाँ पे, इन टॉपिक्स को यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, देन कॉस्टिक एम्बेटलमेंट और स्केल एंड स्लज, इन पे क्वेश्चन ज्यादा बार देखने को मिले, कंपेयर करो तो 3 से 4 टाइम देखने को मिले मुझे, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको करके जाना। वैसे तो देखो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में इतना कुछ है नहीं, बहुत ईजी यूनिट होती है, तो सजेस्ट करूंगा मैं कि उन दोनों को तो पूरा करके जाओ, पर पूरा नहीं भी करते हो तो जो बोर्ड पे लिखा है उसको एटलीस्ट मिस आउट मत करना। ठीक है, और इन दोनों यूनिट को अगर अच्छे से भी कर लेते हो ना, और 1-2 यूनिट में बताऊंगा, तो पास तो आप इजीली हो जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट के टॉपिक्स हो गए। अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। सो यूनिट 3 और 4 के बारे में अब बात करेंगे हम। तो यूनिट 3 में लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन जो है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज लुब्रिकेंट, व्हाट इज लुब्रिकेशन। ओके, ये भी मुझे देखने को मिला है, इसलिए मैंने इस पर स्टार, डबल स्टार की है, क्योंकि ये ज़्यादा बार देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट भी मुझे 2-3 बार देखने मिला है। लुब्रिकेंट्स के क्लासिफिकेशंस जो होते हैं, वो सारे क्लासिफिकेशंस आपको इसमें लिखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन जो है, तीनों होते हैं, थिक फिल्म, थिन फिल्म और एक्सट्रीम प्रेशर वाले, तो वो तीनों पे भी मतलब 1-2 बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन पूछा है, तो उसमें फिर तीनों का आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है शॉर्ट नोट्स करके। ठीक है, लेकिन थिक फिल्म का मुझे 2-3 बार क्वेश्चन देखने मिला है, तो स्पेसिफिकली थिक फिल्म वाला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स के फंक्शन या यूजर्स बोलो, उस पर भी दो बार क्वेश्चन तो लिखने को मुझे मिला है, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, देन विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स का न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला है 6-7 ईयर्स के पेपर में, लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स का जो है व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स, तो वो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैलकुलेटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, वो सब आपको लिखना है, वो डेफिनेशन विस्कोसिटी इंडेक्स की, और शॉर्ट नोट एक लिखना है आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, वो सब लिखना है। ठीक है, एंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अच्छा, इसके बाद में लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पर सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देखने में नहीं मिला है। जिन पे क्वेश्चन देखने मिला है वो कुछ 3-4 है, जैसे कि विस्कोसिटी पे भी क्वेश्चन नहीं है, विस्कोसिटी के इंडेक्स पे ही है। ठीक है, फ्लैश फायर पॉइंट, हैंडलिंग पॉइंट और क्लाउड एंड पोर पॉइंट, इन पे क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है फ्लैश एंड फायर पॉइंट पे
क्वेश्चन आया है अभी तक मैंने जो 6-7 ईयर्स का एनालिसिस किया है, ठीक है। लेकिन इस ईयर के लिए जो मुझे गट फीलिंग है वो है कि क्लाउड एंड पावर पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकता है, सो प्रिपेयर रहना, ठीक है। एंडलिंग पॉइंट में भी आ सकता है, बट इस ईयर चांसेस मुझे लगते हैं थोड़ा ज़्यादा कि क्लाउड एंड पावर पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, तो प्रिपेयर कर लेना। स्टार जिन पे लगा है उनको तो कर ही लेना। वैसे तो इस चैप्टर में भी जितना मैंने लिखा ऑलमोस्ट ही सब कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें ना कौन कौन से टॉपिक करना है, तो ये सब कर लेना इस चैप्टर में, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करें कि यूनिट 4 पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। इसमें पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो सब विद एग्जाम्पल एक लिखने का नोट, वो भी आया हुआ है शॉर्ट नोट में। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर जो है, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और दोनों मैकेनिज्म पे 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। इनफैक्ट दोनों का डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला है, सो ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें तो जितने टॉपिक्स लिखे हैं मैंने अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी पीछे और इसके टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और तो ये दोनों मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकलाइट, पीवीसी, नायलॉन 66, गुना एस और पॉलीइथाइलिन, इन सब पे क्वेश्चंस देखने मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिले हैं बेकलाइट पे। अब बेकलाइट जिनको नहीं पता है, बेकलाइट बता दूं, बेकलाइट जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम है बेकलाइट, ठीक है। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड नाम से भी आ सकता है और बेकलाइट नाम से भी आ सकता है, तो क्वेश्चन देखने को मिला है। हाँ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है बेकलाइट पे देखने को मिले हैं। देन पीवीसी, नायलॉन 66, गुना एस, इन पे भी 2 बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं मुझे, और पॉलीइथाइलिन पे सिर्फ 1 बार क्वेश्चन देखने मिला है। तो ये आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 3rd और 4th चैप्टर के, और इनको मिस आउट मत करना। चलिए हम 4th के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको देख, तो ठीक है। तो 4th यूनिट के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं और उसमें है डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्ट। ये क्वेश्चन 2 बार देखने को मिला है मुझे 6 to 7 ईयर्स में, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस ईयर के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से परफॉर्म कर लेना, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वाला क्वेश्चन भी 1 बार देखने को मिला है, सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सिंथेटिक रबड़ पे 1 बार एक शॉर्ट नोट देखने को मिला था, सो इम्पॉर्टेंट है, करो तो ठीक है। एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ पे 2-3 बार क्वेश्चन देखने मिला है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ओके। सो जो मैंने टॉपिक्स आपको 4th यूनिट के भी बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे थे वो सब इंपॉर्टेंट है। जिनमें डबल स्टार करे वो टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मिस आउट मत करना, उनको अच्छे से कर लेना। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस में जो मैंने जो 3, 4, 5 नाम लिखे थे उनमें से भी जिन पे डबल स्टार था उनको अच्छे से कर लेना, उनको मिस आउट मत करना, ठीक है। और गुना एन करोगे तो गुना एस जो है काइंड ऑफ सेम ही है, तो गुना एन और गुना एस दोनों कर लेना, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 5 पे आते हैं व्हाट इज फेज रूल या फिर व्हाट इज फेज डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन दोनों करके आए हुए हैं। तो फेज रूल और फेज डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या होता है, तो वो अच्छे से कर लेना। और डायग्राम वाला एक क्वेश्चन तो देखो कंपलसरी है, या तो वो आपको आ जाएगा वाटर सिस्टम का या कॉपर सिल्वर सिस्टम का। वाटर की जगह वो आपको सिंगल कंपोनेंट बोल सकता है और अदर 2 कंपोनेंट बोल सकता है कॉपर सिल्वर की जगह पे, तो उस पर भी क्वेश्चन देखने मिलता है। एंड वाटर का क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा देखने मिला है, इसलिए डबल स्टार किया है इस पर, ठीक है। एंड इस ईयर भी इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो वाटर सिस्टम का या कॉपर सिल्वर सिस्टम का, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि वाटर सिस्टम का ही आएगा वापस से इस ईयर में, ठीक है। देन यूटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, इन सब की डेफिनेशंस लिखिए। कुछ पॉइंट्स है जो शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, या फिर इनको आपको आ सकता है कि इन सब पॉइंट्स को डिफाइन करो, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे तो आप इसकी कोई थ्योरी पढ़ोगे उसमें तीनों पॉइंट्स, आप जब उसकी थ्योरी पढ़ोगे वाटर सिस्टम की, तो ये 3-4 पॉइंट्स तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, लेकिन मैंने अलग से लिखे क्योंकि इन पर अलग से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो उसमें भी ट्रिपल पॉइंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस पर 2-3 बार क्वेश्चन देखने मिला है, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे तो थोड़ी ज़्यादा बार ही देखने मिला है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी मिस आउट मत करना। उसके बाद में कोरोजन और उसके टाइप्स। अब यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं कह सकते कि कोरोजन और उसका कौन सा टाइप आएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है और आरजीपीवी का कोई वो नहीं है कि कौन सा टाइप वो दे दें, और कोई फिक्स पैटर्न भी देखने को नहीं मिला मुझे अभी जब मैंने 6-7 ईयर्स देखें कि ये टॉपिक आ रहा है ऐसा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे देखने मिला है वो है ऑक्सीडेशन, कोरोजन और उसका मैकेनिज्म, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन, कोरोजन का और उसके मैकेनिज्म का क्वेश्चन भी आया हुआ है,
तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन कोरोजन को तो मिस मत करना, बाकी सबको गो थ्रू कर लेना। ओके, और पिटिंग कोरोजन, इसको भी पिटिंग कोरोजन को भी एक बार अच्छे से कर लेना, पिटिंग और ऑक्सीडेशन को अच्छे से कर लेना, बाकी कोरोजन को सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये यूनिट 5 भी यहाँ पे खत्म होती है। यूनिट 5 छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन दोनों के बस आपको जो है फेज डायग्राम भी याद करने हैं, और फिर बचा कोरोजन का टॉपिक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोरोजन का टॉपिक पूरे पढ़ लो तो अच्छी बात है, क्योंकि 6-7 टाइप्स है उसमें, 6-7 टाइप्स को अच्छे से कर लोगे, है ना। 6-7 शायद 5 एक ही होंगे, अच्छे से कर लो उसको, ठीक है। और उसमें भी ऑक्सीडेशन और पिटिंग को ज़्यादा अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये यूनिट 4 और 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 6 और 7 की तरफ पढ़ते हैं। ओके, सो हम देखते हैं 6 चैप्टर को, 6 यूनिट को। 6 यूनिट में व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी डेफिनेशन के साथ में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी दे देगा, एंड फिर इनमें से आपको एक जो है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूजेस लिखने को आ सकता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, वो देखने मिली है मुझे 2-3 बार क्वेश्चन में, ठीक है। देन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और यूजेस ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। वाइब्रेशनल या फिर इंफ्रारेड नाम से आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर रोटेशनल नहीं तो माइक्रोवेव नाम से आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो यूवी नाम से आ जाएगा। इनके प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और यूजेस, ठीक है, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। जिसमें से भी ज्यादातर जो है अभी तक 6-7 ईयर्स के पेपर में मुझे 2-3 बार जो रिपीटेड देखने मिले हैं वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल पे देखने को मिला है। लेकिन मुझे इस साल लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वाली आ सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि इस साल वो अच्छे आ सकती है, उसके चांसेस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशनल में से कोई एक इस साल आएगी, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में बियर लॉ, बियर का जो सेपरेट लॉ है उस पर भी एक आधी बार क्वेश्चन उस पर भी आया है, और लैम्बर्ट का भी जो इंडिविजुअल लॉ है उस पर भी एक आधी बार क्वेश्चन आया। लेकिन बियर लैम्बर्ट लॉ, ये तो अगर आप पिछले 6-7 साल के पेपर उठाओगे तो हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन है, तो इसको तो आप गलती से भी स्किप कर ही मत देना। बियर लैम्बर्ट लॉ समझ लो कि अगर यूनिट 6 में से क्वेश्चन आना है तो एक क्वेश्चन बियर लैम्बर्ट लॉ का आना ही आना है, तो उसको स्किप करना ही मत, ये तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस साल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी तो उसके साथ में बियर लैम्बर्ट लॉ भी आ सकता है। एक 7 मार्क्स में वो आ जाएगा, 7 मार्क्स में ये आ सकता है, तो प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। देन आरएफ वैल्यू का भी क्वेश्चन एक बार देखने को मिला है, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट 6 यूनिट के। वैसे इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, लेकिन इसमें अभी भी क्रोमोफोर वगैरह वो सब नहीं लिखे हुए मैंने, जो शिफ्ट्स होते हैं वो मैंने इसमें नहीं लिखे हुए, तो वो भी है टॉपिक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन देखने मिले वो ये टॉपिक्स है। क्रोमोफोर वगैरह भी एक आधी बार क्वेश्चन देखने को मिला है, और बस, और जिसपे स्टार लगा है वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। देन यूनिट 7 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 7 सबसे इजी यूनिट है, सबसे कम वेटेज वाली यूनिट है, और सबसे इजी यूनिट है, और टॉपिक ही फिक्स है इसमें, तो टॉपिक है ही लिखने और वही फिक्स है। ओके, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन एक बार देखने मिला है, तो ये डेफिनेशन है बेसिक, अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन के साथ में आपको इनमें से प्रॉपर्टी कुछ आएगी, जिसको साथ में आपको उसका ट्रेंड, उसका रीजन और वो प्रॉपर्टी होती क्या है एक्सप्लेन करने को आएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? आयोनिक साइजेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी और पोलराइजेबिलिटी। ये जो टॉपिक, ये जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये इन पे क्वेश्चन आए, और ये टॉपिक ही इतने हैं 7th यूनिट में तो। और जिसमें से सबसे ज्यादा आयोनिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पोलराइजेबिलिटी पे क्वेश्चंस देखने मिले हैं। एंड सबसे ज्यादा जो देखने मिले हैं वो पोलराइजेबिलिटी पे देखने को मिला है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये आयनिक वाला जो है, ये तीनों तो साथ में आते हैं, इन तीनों का क्वेश्चन साथ में आता है। और पोलराइजेबिलिटी का जो है वो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी प्रिपेयर कर लेना। इसमें 7 मार्क्स का ये चैप्टर मिनिमम 7 मार्क्स के आसपास आता है। वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि वेटेज कितना कितना किस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में से जो मुझे लगता है इस साल भी की सेम ये 3 प्रॉपर्टीज आ जाएगी, या तो आयोनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस साल भी इन्हीं के आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, एंड देन मेरा रोल है। ओके, सो अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की। हर चैप्टर की जो मैंने एनालिसिस की है 6-7 ईयर्स के पेपर में, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यूनिट 1 और 2 को मैंने कंबाइन इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चंस आते भी कंबाइन में है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए और बी पार्ट है, तो उसमें इंटरचेंज भी हो सकते हैं कि सिर्फ ए पार्ट जो है वो यूनिट 1 में से और बी पार्ट जो है यूनिट 2 में से। इन दोनों के क्वेश्चन साथ में ज्यादातर आते हैं। एंड ये दोनों यूनिट का कंबाइन किया ऐसे क्योंकि इनका कंटेंट भी सेम है, एक हार्डनेस है और एक सॉफ्टनिंग है, इसलिए। तो यूनिट 1 और 2 का जो वेटेज है 28 to 35 मार्क्स भी जाता है। तो
सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों चैप्टर्स का ये। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप ये दोनों यूनिट कर लेते हो तो पास तो इजीली हो गए। 28 नंबर अगर आपको मिल गए हैं तो पासिंग तो 22 होते हैं, तो सिर्फ 2 यूनिट में ही आप पास हो रहे हो। तो इसलिए यूनिट 1 और 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। और बहुत इजी भी, ऐसा भी नहीं कि हार्ड है। सबसे इजी यूनिट्स ये दोनों और सबसे ज़्यादा वेटेज भी ये दोनों यूनिट्स रखती है, 28 to 35। एंड इनफैक्ट शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक पेपर में तो 42 मार्क्स के भी गए थे, तो 70 मार्क्स का तो पेपर होता है, आप सोच लो। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यूनिट 3 जो है वो 14 मार्क्स तक की देखने मिल जाती है, 7 मार्क्स की भी आ सकती है, मतलब कभी कम आ जाती है, कभी 21, लेकिन ऑन एन एवरेज 14 मार्क्स की ये जो यूनिट है वो आती है। उसके मतलब डिसेंट है यूनिट। देन जो 4th यूनिट है वो 14 मार्क्स की आती है, वो भी एक दो बार 21 मार्क्स की गई है, बट 14 को देखने मिलती है। देन जो 5th यूनिट है वो 7 to 14 मार्क्स देखने मिलती है, और मतलब एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि 5th यूनिट से क्वेश्चन था ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो इसलिए जो एवरेज निकाला है मैंने 7 to 14 का रखा है कि कभी ऐसा भी होता है कि उससे क्वेश्चन ही ना आया, कभी होता है 7 से लेकर 14 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है, 14 के ऊपर नहीं गई ये यूनिट। ठीक है, 6th यूनिट जो है वो 14 मार्क्स की आती है, और एन एवरेज ये भी एक बार शायद 21 मार्क्स की गई थी। ठीक है, एंड 7th यूनिट जो है वो भी 7 से 14 मार्क्स की आती है, ये भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, तो 7 to 14 मार्क्स की आती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये भी 14 से ऊपर नहीं गया, 14 मार्क्स इसके हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स का चैप्टर वाइज वेटेज मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसमें से देख सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, इन दोनों को मिस करना ही मत, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब पहले एक बार जो मेरा स्केड्यूल है, जो मेरा रोड मैप है, जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो बता देता हूँ आपको। उसके बाद बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो कौन सी यूनिट्स आपको करनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद में वेटेज मैंने बता दिया है, इजी मीडियम डिफिकल्ट आपने खुद से टैगिंग कर ली होगी, अब उस हिसाब से आप अपना भी बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर आप जो भी आपका टारगेट है उतने मार्क्स का टारगेट लेके यूनिट उठा के आप अपने हिसाब से रोड मैप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 21 को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या EMD टैगिंग की है। 1st और 7th यूनिट को मैंने इजी में रखा है, 2nd, 4th और 5th यूनिट को मैंने मीडियम में रखा है, 3rd एंड 6th यूनिट को मैंने हार्ड में रखा है। ठीक है, तो ये मीडियम डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 21 को मैंने यूनिट 4th पहले रखा है, देन यूनिट 1st। ओके, पहले पॉलीमराइजेशन वाले यूनिट, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरी है, उसमें मतलब प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजर्स याद करनी है, तो एक बार अभी पढ़ेंगे और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगा, तो 7 डेज में अच्छा रिवीजन हो जाएगा उसका, तो अच्छा एग्जाम में भूलेंगे नहीं वो। ठीक है, एंड यूनिट 1st जो है वो तो इजी है, इसलिए उसको 1st डे रखा है। देन 2nd डे रखा है यूनिट 2nd, क्योंकि 1st के बाद में डायरेक्ट 2nd करेंगे, कोरिलेटेड है इसलिए। एंड यूनिट 7 जो कि पीरियडिक प्रॉपर्टी वाली, जो कि इजी अगेन। ठीक है, और आपको बता दूं ये 2 दिन में अगर आप नोटिस करो, इन 2 दिन में अच्छा खासा वेटेज कवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 3rd डे पे आते हैं, सो यूनिट 3rd रखा है मैंने, जो कि डिफिकल्ट साइड में रखी है, लुब्रिकेशन वाली। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी वास्ट है इसलिए मैंने उसको डिफिकल्ट साइड में रखा है। एंड उसके साथ में रिविजन ऑफ 4th एंड 7th यूनिट्स करने का रखा है मैंने, क्योंकि 3rd यूनिट्स अकेली तो नहीं करेंगे हम, पूरा दिन है हमारे पास, साथ में 4th और 7th यूनिट का एक बार रिविजन करेंगे। देन यूनिट 6 जो है नेक्स्ट डे रखी, 24th को यूनिट 6 करने का रखा है, एंड उसके साथ में 1st और 2nd यूनिट का रिविजन में रखा है। उसके बाद में 25th को जो है यूनिट 5th रखी है, मीडियम वाली, जो कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल की है, उसके साथ में 3rd यूनिट का रिविजन रखा है। नेक्स्ट डे हमने रखा है सिर्फ क्योंकि यूनिट सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, रिविजन बचा है 5th और 6th यूनिट का, तो नेक्स्ट डे हमने रखा है रिवीजन ऑफ 5th एंड 6th यूनिट विद अ मॉक पेपर। मॉक पेपर मैंने आपको बोला था ChatGPT से, अगर आपको कैसे बनाना आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो वो वाला मॉक पेपर और 5th और 6th यूनिट का रिवीजन किया। नाउ अब एग्जाम का जस्ट पहले वाला डे है, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेस्ट मैंडेटरी है, तो हमने रेस्ट लिखा है, लेकिन साथ में अगर आप चाहें तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा एक बार सारे चैप्टर्स को वापस एक बार बस नोट्स पढ़ लें, और उसके बाद में आप रेस्ट करें, और अच्छे से रेस्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर देना है, तो माइंड आपका फ्रेश होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब चलो आ जाते हैं इधर, जो मैंने आपको बोला था कि पासिंग यूनिट्स कौन कौन सी है, जिसको आप पढ़ के पासिंग से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, सो यूनिट 1, 2, 4, 5 और 7, 1 और 2 का वेटेज तो यही दिख रहा है। ठीक है, 4th यूनिट, 5th यूनिट और 7th यूनिट। अब इसमें मैं आपको बता दूं यूनिट 1st 2nd भी इजी है, 7th यूनिट भी इजी, उसमें तो फिक्स क्वेश्चन है मैंने जो आपको बताया, और 5th वाली यूनिट में से भी फिक्स ही क्वेश्चन है, वाटर कंपोनेंट के क्वेश्चन, वाटर कंपोनेंट या फिर कॉपर सिल्वर कंपोनेंट का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, वो फिक्स ही कुछ क्वेश्चन है, वही आएंगे। तो
अगर आप ये 5 यूनिट भी करके जाते हो जिसमें से 4 यूनिट तो इजी, बस 4th यूनिट जो है लुब्रिकेशन, सॉरी हाँ 4th यूनिट जो है पॉलीमराइजेशन वाली, उसमें थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस याद करनी होगी। तो वो भी अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 से लेके 60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 45 से लेके 60 तक, 70 का तो पेपर होता है। तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ 5 यूनिट करके आप इतना स्कोर कर सकते हैं। सो अपनी जो प्लानिंग है वो थोड़ा अकॉर्डिंगली करें, मार्क्स के वेटेज को देख के, और स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। सो इन 5 यूनिट को भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 45 to 60 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 70 में से। तो पास तो आप फिर इजीली हो ही जाओगे। ठीक है, एंड बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं मैथ्स और BEE और अपना इंग्लिश एंड EG के लिए भी लेके आऊंगे टॉपिक्स और रोड मैप्स, तो आप मिस आउट ना करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।